प्रोग्राम को हम 3 भागों में बांट लेंगे। एक होगा कि सबसे पहले है कि मेंटरशिप प्रोग्राम क्या होता है, मेंटरशिप प्रोग्राम किसको ज्वाइन करना चाहिए, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हो या इवन मेंस एग्जाम हो तो मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों जरूरी है। और चौथा इसमें होगा कि जो केजीएस का मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, जब आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं, क्या क्या बेनिफिट है। दूसरा, इस पार्ट पर जाने से पहले एक सबसे बड़ी बातें हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि तो क्वालिफाई ही करना होता है हमें, क्या बेसिक चीजें जरूरी है और किस तरीके से चीजों को एक कंबाइंड होलिस्टिक अप्रोच में लेकर चलना चाहिए ताकि हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें। तो प्रीलिम्स के लिए क्या बेसिक नीड है उसको भी जानेंगे और तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस डिस्कशन का तीसरा पार्ट होगा कि इस प्रोग्राम को लेकर आपके मन में जो भी क्वेरियां होंगी या अन्य कोई भी क्वेरी हो प्रीलिम्स को लेकर, तो फिर आप भी अपने प्रश्न पूछेंगे कि हाँ हाँ इसके बारे में क्या है, तो फिर हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। बेहतर होगा कि जैसे जैसे हम कुछ लिखेंगे, अगर आप भी लिखेंगे तो आपके लिए होगा बेहतर, और जहां पर सुनने वाली बातें होंगी आप अच्छे से सुनेंगे समझेंगे। तो ये प्रोग्राम बेसिकली उसी पर आधारित है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से चीजें हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये जो प्रोग्राम है परिवर्तन मेंटरशिप प्रोग्राम, या जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें हम क्या चलेंगे ये बेसिकली जो प्रोग्राम 2026 है ये प्रीलिम्स 2000 के लिए है जिस पर हम लोग जुटे हुए हैं ना। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसमें हम 3 सेक्शन में चलेंगे। एक सबसे पहला जो कुछ प्रश्न हमने उत्पन्न किया था कि सबसे पहला हो जाए कि मेंटरशिप प्रोग्राम जो होता है वो क्या है, ये हमें देखना है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ रही है ना। एक दूसरा, किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको ज्वाइन करना चाहिए, तो दूसरा इन प्रश्नों का हम लोग उत्तर निकालेंगे। तीसरा कि आवश्यकता क्यों है, इस तरह के प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों है, तो तीसरा इसकी नीड क्यों है, आवश्यकता क्यों है। और चौथा हम देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है, खासकर जो हमारा खान ग्लोबल स्टडीज का प्रोग्राम है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। दूसरा पार्ट, जैसे मैंने कहा कि इसमें सबसे पहले है कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसके लिए बेसिक चीजें क्या है ना। तो यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स है उसके लिए क्या क्या चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो 2026 प्रीलिम्स है ना। एक, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले बेसिक समझ किसकी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम की समझ होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ इसी पर चलता है। दूसरा, इसके लिए जरूरी है कि आप बार बार जो है उसके पीयू पीवाईक्यूएस को देखें। तीसरा, नॉलेज तो जरूरत है ही, बिना ज्ञान के संभव नहीं है, तो नॉलेज चाहिए। तीसरा, इसके लिए जो जरूरी चीज है कि इंटरलिंक करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना इंटरलिंक की कैपेसिटी पर बनता नहीं है। चौथा क्या है कि आपके पास अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए, बिना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के या अवधारणात्मक समझ के चीजें क्लियर नहीं होती है, तो अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए। साथ ही साथ पांचवा इसके लिए जरूरी क्या है कि अवधारणात्मक समझ के साथ साथ समसामयिकी को भी कैसे टॉपिक के साथ इंटरलिंक करना है उसको भी ध्यान में रखना होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या कुछ फैक्ट्स की भी जरूरत होती है, यानी कि जो आप ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, तो क्या कुछ फैक्ट्स की जरूरत होती है
और किस तरह के फैक्ट्स की जरूरत होती है। फिर एक होता है सबसे महत्वपूर्ण, जो हम कहते हैं समय प्रबंधन, ये बहुत जरूरी है, समय प्रबंधन। और फिर 8वां एक पार्ट बनता है जिसको आप कहते हैं प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस होना चाहिए। और फिर अगर हम देख लें तो अदर पार्ट जो होता है कुछ तैयारी से संबंधित जो अन्य पार्ट होता है उसकी जरूरत पड़ती है। इन्हीं दो के बीच में हम देखेंगे कि जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है ये किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा और किस तरीके से हम इस प्रोग्राम में चलेंगे वो है। तो जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं या जिन्होंने भी तैयारी करना शुरू किया होगा या आगे इस बार एग्जाम आप देंगे, तो एक बेसिक चीज किसकी जरूरत होती है कि हमें पाठ्यक्रम की समझ होनी चाहिए। पाठ्यक्रम की समझ कहने का अर्थ है कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो हालांकि बहुत कम शब्दों में लिखा होता है, लेकिन जो कम शब्दों में लिखे होते हैं उसके अर्थ बड़े व्यापक होते हैं। तो केवल पाठ्यक्रम देखने से ही हम यूपीएससी के एग्जाम के प्रश्न का स्टैंडर्ड या उसके प्रश्न की समझ को हम नहीं देख सकते हैं। उसके लिए दूसरा जो एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है या पूरक होता है वो क्या होता है कि पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र। क्योंकि जब हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देखते हैं तो फिर उससे हमें पता चलता है कि एग्जाम का स्टैंडर्ड कहाँ पर है, किस तरह के प्रश्नों को पूछा जा रहा है, हमारी तैयारी किस स्तर की है। हम थोड़ा सा प्रश्न पत्र को देखते हुए हम टॉपिक भी देखने समझने लगते हैं कि यूपीएससी का फोकस एरिया किस टॉपिक की ओर है। और आने वाले वर्षों में अगर हम लगभग 5-7 वर्षों के एक पैटर्न का स्टडी कर लेते हैं तो हम आने वाले वर्षों में या जिस वर्ष हम एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें क्या हमें पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक का कितना वेटेज हो सकता है सब्जेक्ट का, ये एक एनालिटिकल डाटा निकल कर आ जाता है। तो फिर हम उस तरह से क्या करते हैं अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। वो एक हमें क्वेश्चन बैंक और सिलेबस जो होता है वो हमें एक रोड मैप प्रदान करता है कि आपको इस तरीके से चलने की जरूरत है। और साथ ही साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो जैसे यूपीएससी का एग्जाम 3 चरणों में होता है, पीटी है, मेंस है और इंटरव्यू है। तो बेसिकली पहला जो 2 चरण होता है वो ज्ञान का टेस्ट होता है। पहले चरण में ज्ञान प्लस ऑब्जेक्टिविटी की टेस्ट होती है। सेकेंड फेज जो इसका होता है वो ज्ञान प्लस आपके पास इंप्लीमेंट करने की क्षमता कितनी है, चीजों को आप कितनी बेहतर तरीके से इंटरलिंक करके आप अपनी बातें रखते हैं वो है। तो ज्ञान तो होना ही चाहिए और ज्ञान केवल इस यूपीएससी की तैयारी में पुस्तक पढ़ने से ही नहीं आता है। इसके लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज को किस तरीके से समझना है, इसके लिए भी चीजों को ध्यान में रखना होता है। फिर एक इंटरलिंक करना, जब आप क्वेश्चन बैंक देखते होंगे प्रीलिम्स का या मेंस का भी, खासकर प्रीलिम्स का, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगते होंगे कि वो कई टॉपिक को या कई सब्जेक्ट को अपने आप में इंटरलिंक किए रहता है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। वो पीटी के लिए भी होना चाहिए और मेंस के लिए भी होना चाहिए। तो कोई भी प्रश्न स्टैटिक नहीं होता है कि केवल हम ये कह देंगे कि हाँ इस सब्जेक्ट से होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका संबंध एक ही प्रश्न में आप देखेंगे कि भूगोल से भी होगा, साइंस एंड टेक से भी हो सकता है, डिजास्टर से भी हो सकता है और अन्य पार्ट से भी हो सकता है। अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर हल करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, टॉपिक को एक दूसरे से इंटरलिंक करने की क्षमता होनी चाहिए। और वो अचानक नहीं आता है, वो धीरे धीरे आता है, जब आपके सब्जेक्ट पर ग्रिप बनते हैं तब होता है। फिर अवधारणात्मक समझ होनी ही चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी के क्वेश्चन प्रीलिम्स को देखते होंगे तो 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित रहते हैं। 15 से 20% ही क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पर कुछ फैक्ट की डिमांड रहती है, नहीं तो 80% क्वेश्चन क्या है, पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर है। इसका अर्थ है कि हमारे पास विषय वस्तु की अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए। फिर है कि समसमयिकी कहने का अर्थ है कि जो इंटरलिंक करने वाली बात है कि कोई एक टॉपिक है तो उस टॉपिक से उसका बेसिक पार्ट क्या हो सकता है, उसके फैक्चुअल पार्ट क्या हो सकते हैं और फिर उसके साथ करंट अफेयर्स कैसे जुड़ सकता है। जैसे भारत में अभी आप देखते होंगे कि मड ज्वालामुखी का कुछ दिन पहले विस्फोट हुआ था, तो अब यही इसका करंट का पार्ट हो गया। तो वैसे वोल्केनिक इरप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप वहां पढ़ लेते हैं,
उससे संबंधित फैक्ट भी आप वहां पर पढ़ लेते हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ क्या हो गया कि एक करंट जुड़ गया कि हाँ, भारत में भी क्या है, किस तरह के ज्वालामुखी का क्षेत्र है, तो हमें उसका करंट के हिसाब से नेचर ध्यान में रखना होता है। वो लोकेशन के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है। यही होता है कि जब आप पेपर को देखते हैं, समीक्षा करते हैं, तो आपको पता चलता है कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो वो एक करंट का पार्ट है। तो इसको आप कहेंगे कि जब आप किसी टॉपिक की तैयारी करते हैं तो यही अप्रोच होना चाहिए। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स क्या है, और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स चर्चा में है, उसको कैसे उस टॉपिक से इंटरलिंक किया जाए। एक तो ये इंटरलिंकिंग हुआ, और दूसरा होता है कि जीएस के सभी सब्जेक्टों को कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक करके समझा जाए। इसलिए ये भी जरूरी है, कुछ फैक्ट्स, हालांकि बहुत नहीं, लेकिन कुछ रेलिवेंट फैक्ट की भी जरूरत होती है। फैक्ट में भी हमें ये देखना होता है कि कौन सा फैक्ट एग्जाम के लिए उपयोगी है और कौन सा फैक्ट उपयोगी नहीं है। इसी तरीके से सबसे प्रमुख है समय प्रबंधन। यूपीएससी में जितने भी हम यूपीएससी के प्रतिभागी होते हैं, मुझे लगता है कि समय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि 100 प्रश्न आपको जीएस में मिलते हैं, उसको हल करते करते अगर 2 घंटे में आप नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी चुनौती है। दूसरी चुनौती सीसैट पेपर में सबसे ज्यादा है। मैक्सिमम छात्रों का ये शिकायत रहता है, ये कहना रहता है कि सीसैट पेपर में 40 से 45 क्वेश्चन बनाते बनाते उनके 2 घंटे के समय निकल जाते हैं। अगर आप समझिए कि आपने 40 से 45 क्वेश्चन बनाया और आपके 2 घंटे के समय निकल गए, तो फिर वहां पर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की संभावना कम हो जाती है। और वो तभी होगा 40 प्रश्न हल करने के बाद, जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो। अगर उसमें 10-12 भी गलत हो गया तो फिर आप रेस से क्या हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। तो इसलिए टाइम प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है। और फिर प्रैक्टिस और अन्य पार्ट कहने का अर्थ है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ मेंटल स्ट्रेस, अप्स डाउन्स चलते रहते हैं। उस परिस्थिति को भी क्या करना होता है, संभाल के चलना होता है। इन सारे यूपीएससी के यात्रा के क्रम में क्या होता है कि जब आप चलते हैं तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, एक मार्गदर्शक का होना जरूरी है, जो आपको हाथ दिखाकर रास्ता दिखाए। क्योंकि वो रास्ता तय तो करना होता है, छात्र को ही करना होता है। द्रोणाचार्य ने केवल क्या किया था कि अर्जुन को विद्या दी थी, लेकिन अर्जुन को रास्ता खुद ही तय करना था। तो शिक्षक या कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं। आपको सारे टूल्स, उपकरण उपलब्ध करा दिए जाते हैं, और उस टूल्स उपकरण को कैसे उपयोग करना है ये भी बताया जाता है। अब उसके सहारे आपको क्या करना होता है, चलना होता है। तो इसलिए इन सारे चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, और इन सारे चीजों के रिक्वायरमेंट के लिए एक प्रॉपर मार्गदर्शक का होना, जो समय समय पर आपके साथ चले, आपके हर एक अप्स एंड डाउन्स में, तैयारी की रणनीति, समय प्रबंधन, सब पर आपका मार्गदर्शन करता रहे। उसी को ध्यान में रख के जो है सो हमने ये मेंटरशिप प्रोग्राम तैयार किया है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम जो होता है ना, बेसिकली ये एक मार्गदर्शन करने वाला प्रोग्राम है। इसको आप कक्षा प्रोग्राम से थोड़ा सा हट के रख सकते हैं कि कक्षा प्रोग्राम में आप सिलेबस पढ़ते हैं, हम इसमें भी सिलेबस पढ़ेंगे, लेकिन उसके पढ़ने और प्रिपरेशन के तरीके क्या होंगे, कुछ अलग होते हैं। वहां हमारा समय अलग होता है, यहाँ एक टारगेटेड अप्रोच लेकर हम लोग चलते हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में हम एक टारगेटेड अप्रोच लेकर चलेंगे, और आपके साथ हमेशा हमारे मेंटर जो है सो शामिल रहेंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो रहेंगे। किसको ज्वाइन करना चाहिए, बेसिकली अगर आपने यूपीएससी की जर्नी शुरू की है तो प्रिपरेशन यदि आप 26 में दे रहे हैं तो उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अगर कोई 27 में भी देना चाहता है, 28 में भी देना चाहता है, तो अगर वो बेहतर तरीके से अभी ही स्ट्रेटजी लेकर चले तो उसके लिए भी ये प्रोग्राम उपयोगी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2026 में देंगे उसी के लिए, उनके लिए इंस्टेंट बेनिफिशियल है, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए भी ये क्या होगा, उसी प्रकार से लाभदायक होगा। आवश्यकता क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें होती है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। और केवल पढ़ना ही नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं कि केवल पढ़ने से ही यूपीएससी प्रीलिम्स लोग पास कर जाते तो आप जितने भी लोग हैं सभी घर पर 10 घंटे 12 घंटे में 18-20 घंटे पढ़ने वाले भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, और हिंदी माध्यम में थोड़ा सा ये है चुनौती। तो कहीं ना कहीं क्या है कि केवल ये पढ़ने का मामला नहीं है,
बल्कि एक बेहतर अप्रोच का मामला है, बेहतर रणनीति का मामला है, बेहतर मार्गदर्शन का मामला है। और वो अगर मिल जाए तो फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और अब जो यूपीएससी के इस प्रोग्राम के लिए या प्रीलिम्स के लिए रिक्वायरमेंट है, तो हम जो आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या बेनिफिट है, वो हम आपको बताते हैं। और फिर धीरे धीरे आपके जो भी प्रश्न होंगे उनसे वो आप बाद में पूछिएगा। जैसे हमारा जो ये प्रोग्राम है, हमने इसको 3 फेज में रखा है, और जो 3 फेज है हमारा, हमने बिल्कुल डेट वाइज ही इसको रखा है। तो इसमें जो हमारा पहला फेज है इस प्रोग्राम का, जैसे आज 21 दिसंबर है, तो यहाँ से लेके हमारा जो पहला फेज है इसका, ये 2 अप्रैल तक का फेज है। तो इसको हमने 2 अप्रैल तक के फेज में रखा है। तो इस फेज में, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ क्या क्या सुविधा लेकर आए हैं वो एक पार्ट है। इस प्रोग्राम का हमारा जो दूसरा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट हो जाएगा जो 5 अप्रैल से शुरू होगा और ये 29 अप्रैल तक चलेगा। तो ये प्रोग्राम हमारा 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 5 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक जो है ये हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो दूसरा फेज इस प्रोग्राम का ये है। और जो तीसरा फेज हमारा इस प्रोग्राम का होगा, मेंटरशिप प्रोग्राम का, वो बेसिकली इसमें जब तक प्रीलिम्स, यानी कि प्रीलिम्स कब होने जा रहे हैं, 24 मई को होने जा रहा है ना। तो 24 मई तक ये हमारा प्रोग्राम जो होगा रहेगा। अब तीनों चरण में हमने इसमें क्या क्या सुविधाएं रखी है और किस तरह से चीजें हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारा जो इस प्रोग्राम का पहला फेज है, जिसमें आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम और 1 से 2 दिन के बाद, जैसे हम आपको सारा दिखा देंगे, आपके प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला इसमें क्या होगा कि जैसे हमने कहा कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए क्या चाहिए, नॉलेज की भी जरूरत है। तो जब भी कोई भी सब्जेक्ट शुरू होगा आपका इस सेशन में, तो जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू होगा तो सबसे पहले जो भी आपके टीचर आएंगे, एडुकेटर आएंगे, वो आपको उस सब्जेक्ट का पीवाईक्यूएस का एनालिसिस करके बताएंगे। अब हमने सबसे पहले इस प्रोग्राम में कोई टॉपिक ना लेकर के पीवाईक्यूएस ही क्यों रखा है, ये मूल बात है। शुरुआत में हमने आपको क्या कहा था कि यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने के लिए जरूरी है कि सिलेबस की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, और सिलेबस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ क्या जरूरत है कि पीवाईक्यूएस को भी समझना जरूरत है। हालांकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं, वो आपने भी देखा होगा, लेकिन जब हम प्रश्न पत्र को, प्रारंभिक परीक्षा को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सा सेक्शन ज्यादा उपयोगी है, कौन सा सेक्शन ज्यादा उपयोगी नहीं है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, और हम किस सब्जेक्ट पर फोकस करके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, ये हमें पीवाईक्यूएस के एनालिसिस करने से ही पता चलता है। इसलिए जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू होगा, मान लीजिए कि पॉलिटी से कक्षा कार्यक्रम की अगर शुरुआत होती है, तो सबसे पहले विगत वर्षों के पॉलिटी का पीवाईक्यूएस एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि देखिए किस तरह से प्रश्न आए हैं, और उसके बाद वो बताएंगे आपको कि आपका जो पॉलिटी का होगा या ज्योग्राफी का होगा या साइंस एंड टेक का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, जो भी सब्जेक्ट हैं उनका क्लास हम कैसे करेंगे। तो पहला जो इसमें है पीवाईक्यूएस चलेगा। दूसरा जो इसमें है, अब जैसे हमने कहा कि आपके जो भी सब्जेक्ट शुरू होंगे, तो यूपीएससी के 2026 के एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक जरूरी हैं, वो सारे टॉपिक हमने डिजाइन कर लिया है। उस टॉपिक को जो है सो आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि मेंटरशिप प्रोग्राम जो होता है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कक्षा कार्यक्रम से अलग होता है, उसमें लाइन टू लाइन, चूंकि हम ये मानते हैं कि मेंटरशिप प्रोग्राम में वो आते हैं जो कम से कम सिलेबस को पढ़ चुके होंगे। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग प्रीलिम्स दे चुके हैं, देने हैं तो भी अध्ययन किया होगा। तो इसमें ये हम नहीं रखते हैं कि नहीं आप लाइन टू लाइन ही लिखाएंगे या डिक्टेट करेंगे, वो आपके रिक्वायरमेंट पर होता है। लेकिन इसमें मूल होता है अप्रोच लेके चलना कि आपको किस टॉपिक को कैसे समझना है, वहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, प्रीवियस वर्षों में कैसे प्रश्न आया है, अगर अगले वर्ष में इस टॉपिक से कोई प्रश्न आएगा तो कैसे आ सकता है, वो उस टॉपिक के हिसाब से डिजाइन। ये नहीं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा ये बताइए, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि आप पढ़ के आए हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव पर अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो कैसे पूछे जा सकते हैं,
उसका हल कैसे करना है, ये इस प्रोग्राम में होगा। और मुझे लगता है कि वही इसकी जरूरत भी है, क्योंकि सब्जेक्ट तो आप सारे पढ़े ही होंगे, क्योंकि कई लोगों ने पीटी दिया है, कई ने मेंस दिया है, तो ऑब्वियसली आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो टॉपिक, फिर टॉपिक के बाद क्या होगा कि इसमें हम जो है सो मिनी टेस्ट का प्रावधान हमने रखा। कुछ टॉपिक होंगे आपके, उसके बाद हमने इसमें क्या रखा है कि 50 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जो हर एक टॉपिक से हर एक सब्जेक्ट में होगा। नंबर ऑफ टेस्ट कितने होंगे वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले इस प्रोग्राम के मूल उद्देश्य और उसका जो मोटो है उसको आप समझ लीजिए। ये जो 50 टेस्ट होगा ना, अगर मान लीजिए कि पॉलिटी की 4 कक्षाएं हुई समझने के लिए, ज्योग्राफी की 4 कक्षाएं हुई, या साइंस एंड टेक की 4 कक्षाएं, हिस्ट्री की 4 कक्षाएं हुई, तो उस 4 कक्षा पर आधारित आपका क्या होगा, ये टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट होगा, जो ये क्लास का, तो चूंकि ये 50 क्वेश्चन का होगा टेस्ट आपका, तो ये 50 क्वेश्चन के टेस्ट के लिए आपको कितना समय मिलना चाहिए? 2 घंटे। 100 क्वेश्चन के लिए होते हैं, तो 50 के लिए कितना मिलना चाहिए? क्योंकि एनवायरमेंट क्रिएट करना है यूपीएससी वाला, तो अगर यूपीएससी वाला एनवायरमेंट क्रिएट करना है तो आपको 50 क्वेश्चन के लिए कितने समय मिलने चाहिए? 1 घंटे। तो वो आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर आप ये जो हमारी सुविधाएं होंगी, इसका हम आपको वीडियो डिस्कशन भी देंगे, है ना। तो हम इसका आपको क्या देंगे? वीडियो डिस्कशन भी देंगे। और ये जो वीडियो डिस्कशन होगा ये सेम डे में होगा। आपकी कक्षाएं, टेस्ट खत्म होगा, टेस्ट खत्म होने के बाद जो है सो आपको क्या हो जाएगा, 10-15 मिनट का ब्रेक, और सेम डे में हम आपको वीडियो डिस्कशन भी इसका देंगे। वीडियो डिस्कशन का देखेंगे कि वो पीडीएफ जो होता है वो भी उपलब्ध होगा, तो वो कराया जाएगा आपको, लेकिन वीडियो डिस्कशन आपको सेम। जो ऑफलाइन होंगे उनको तो जब वो टेस्ट दे के निकलेंगे यहाँ से, तो उनको तो उसी समय आंसर का जो पीडीएफ एनालिसिस होता है, उस टेस्ट का आंसर क्या होगा और उसका एनालिसिस क्या होगा, आपको सेम डे में उसी समय दे दिया जाएगा, और हम वीडियो डिस्कशन भी इसमें देंगे आपके लिए। ये केवल हमारा जीएस के लिए नहीं है, बल्कि ये जो हमारा प्रोग्राम होगा इस 21 से इस बीच में, ये एज ए पैरेलल होगा। ये हमारा जीएस के लिए भी इसी तरीके से प्रोग्राम है, और जो हमारा सीसैट का प्रोग्राम है इसी तरीके से चलेगा। सीसैट के प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे लगता है कि एक यूपीएससी का जो सीसैट पेपर है हिंदी माध्यम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कई अच्छे छात्र होते हैं जिनका जीएस में 120 स्कोर है, लेकिन सीसैट में क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना समय आप जीएस पेपर को देते हैं उतना ही आपको सीसैट को भी देना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई किया तब बात आगे बढ़ेगी, अगर वही क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आगे तो बात बढ़ेगी नहीं। चाहे आप वो 80 में से 80 क्वेश्चन जीएस का बना दीजिए या 100 जीएस का बना दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसलिए हमने इसमें पैरेलल क्या किया है कि सीसैट के लिए भी प्लान सेम तरीके से डिजाइन किया है, कि सीसैट की भी जैसे वो सिलेबस आपने देखा होगा, उसका प्रोग्राम डिजाइन है कि मान लीजिए कि पहला 2 क्लास सीसैट की 3 क्लास चली। अब जो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा जो भी सीसैट की क्लास चलेगी, उसी के हुए टॉपिक पर आपका क्या होगा, 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, तो आपका क्या होगा, 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। और इस 40 क्वेश्चन के लिए आपको समय कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा, है ना। तो 40 क्वेश्चन के लिए आपको इतना है। हमने इसको बहुत इंटेंसिफाई करके रखा है, क्योंकि जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो मेन जो हिंदी माध्यम में चुनौती है वो एक सीसैट पेपर का है। तो सीसैट पेपर पर हमने पैरेलल फोकस किया है। जितना हमने जीएस को इस प्रोग्राम में वेटेज दिया है, उतना ही हमने सीसैट को भी फोकस दिया है। साथ ही साथ इसमें यह भी आप ध्यान रखेंगे, जो आप नॉर्मल टेस्ट सीरीज करते होंगे उससे ये अलग है, क्योंकि नॉर्मल टेस्ट सीरीज जब आप करते होंगे तो आपको क्या मिलता होगा, तो फुल लेंथ मिलता होगा या फिर आपको सब्जेक्ट वाइज मिलता होगा। लेकिन इस फेज में, यानी कि जो 21 दिसंबर से 2 अप्रैल तक का हमारा ये प्रोग्राम होगा, फर्स्ट फेज, इसमें जो हमारा टेस्ट होगा वो टॉपिक वाइज होगा। पिछले 4 कक्षाओं में या 5 कक्षाओं में जो आपकी हुई क्लासेस, उसका टेस्ट होगा। इसका भी जो सीसैट टेस्ट होगा, इसका भी आपको जो है सो वीडियो डिस्कशन मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो ऑफलाइन के छात्र होंगे उनको वो पीडीएफ एनालिसिस का भी मिल जाएगा एट द सेम डे में, कि जब आप टेस्ट दे के निकलेंगे ये आपको मिल जाएगा। तो इस पूरे, यानी कि इस पूरे इतने ड्यूरेशन में नंबर ऑफ टेस्ट कितने होंगे वो सारा हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने इस तरीके से रखा। अब इसमें क्या है कि ना केवल क्लास है, ना केवल वीडियो डिस्कशन है, ना केवल पीडीएफ, बल्कि उस समय अगर आपको
फेस टू फेस जो मेंटरशिप की सुविधाएं चाहिए, तो वो हमने भी प्रोग्राम उसमें रखा है, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, तो वो सुविधाएं भी हमने इसमें रखा है। इसका जो हमारा दूसरा फेज होगा, उस फेज में बेसिकली जो 5 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक का है, ये जो फेज होगा, ये अब इस फेज में हमने नॉलेज जो भी अर्न करना था वो अर्न कर लिया है, क्योंकि इसमें आपकी क्लासेस भी होगी, उसको इंटरलिंक भी करना है, सारी चीजें इस फेज में हो जाएगी। लेकिन जो हमारा सेकंड फेज होगा, इस सेकंड फेज में हम क्या करेंगे, तो आपके लिए एक तरीके से आप समझिए कि जिस तरीके से यूपीएससी के एग्जाम का, यानी कि इसके प्रीलिम्स का जो एक इकोसिस्टम होता है, उसी तरीके से हम आपके साथ चलेंगे। क्या चलेंगे हम आपके साथ? तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्या होता है कि 2 पेपर फुल लेंथ होता है, तो 2 पेपर जो फुल लेंथ होता है वो आपका उसी तरीके से चलेगा, यानी कि ये जो हमारा फेज होगा, ये फुल लेंथ टेस्ट का फेज होगा और सेम डे में होगा। चाहे जैसे वो अगर संडे को होता है, तो संडे को जीएस का भी होगा और आपका सी सेट का भी होगा। तो एक तो उसी तरीके से हम इस फेज में कहां पर आ जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट में आ जाएंगे। दूसरा, इसमें फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ इसमें भी हम आपके साथ इसमें रहेंगे, वीडियो डिस्कशन में रहेंगे। वीडियो डिस्कशन के साथ साथ वो जो पीडीएफ एनालिसिस होता है, तो ये पीडीएफ यानी कि जो ऑफलाइन छात्र होंगे उनको भी इस तरीके से वो आंसर एनालिसिस मिल जाएगा। इस सेशन में हम जो है सो आपके लिए जो है सो मेंटरशिप की भी सुविधा व्यक्तिगत रूप से रखेंगे, और चूंकि ये जो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें छात्र के पास अप्स डाउन्स का बहुत रहते रहता है कि पीटी होगा नहीं होगा किस तरीके से, इसके लिए हमने इसमें रखा है। इसमें ऑफलाइन वालों के लिए तो ऑफलाइन ही सुविधा रहेगी, जैसे हम आप अभी हैं, तो ये वो होगा कि जैसे आपने टेस्ट दिया, एक उदाहरण के लिए समझिए, और टेस्ट से लेकर कोई डाउट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, तो टेस्ट के बाद हम इसमें इस पर रहेंगे। जो ऑनलाइन हमारे छात्र रहेंगे, अब उनके लिए हमने जूम सेशन का प्रावधान कर रखा है कि वो जूम सेशन के माध्यम से उस प्रोग्राम को देखेंगे, या हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो ऑफलाइन हम देंगे उसी को हम ऑनलाइन करने का कोशिश करेंगे, तो हम दोनों चीजें करेंगे। तो ये इसमें चलेगा, और ये उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से आप समझिए कि यूपीएससी का 2 पेपर सेम डे में आप देते हैं, निर्धारित समय होता है, उसी तरीके से निर्धारित समय और सेम डे में दोनों पेपर। और दोनों पेपर कहने का अर्थ हुआ कि जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं जीएस में, वैसे यहाँ पर भी जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर भी होगा। और फिर वो जैसे जिस तरह का पेपर का वेटेज होता है, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है, उसी तरीके से हम इसमें चलेंगे। तो ये जो होगा इसमें आपका रहेगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा फेज है, इसमें क्या होगा, हम बेसिकली इसमें प्रॉपर आपके लिए, अब चूंकि ये जो आपका नॉलेज का क्षेत्र था वो पूरा हो चुका है, उसको कंसोलिडेट करना था वो हो चुका था, आपने टेस्ट दे दिया, 3-4 टेस्ट तो हो ही जाएगा, 3-4 संडे पढ़ेंगे या जिस दिन भी होगा वो आपका हो जाएगा। इस सेशन इस टाइम में, यानी कि आप मान के चलिए कि 29 अप्रैल को हमारा ये सेशन एंड होता है, तो पूरे मई का जब तक आपका पीटी नहीं हो जाता है, उसमें आपके साथ मेंटर उपलब्ध रहेंगे। बेसिकली ये फेज ऐसा होता है कि जब आपका क्या होता है, रिवीजन का समय होता है। एक तो मूल बातें ये है, एक रिवीजन करेंगे, उस रिवीजन करने में आपको अगर कोई सुविधाएं चाहिए तो वो मेंटर हमारे उपलब्ध रहेंगे। दूसरा, ऐसा भी हुआ कि कोई टॉपिक है जिसको लेकर कोई डाउट्स है, तो डाउट सेशन भी है, डाउट सेशन यहाँ भी रहेगा ना इस फेज में भी, तो वो डाउट्स है तो डाउट क्लियरिंग के लिए भी मेंटर हमारे उपलब्ध रहेंगे। तीसरा, अगर समय प्रबंधन को लेकर कोई चुनौती है तो समय प्रबंधन के लिए भी वो उपलब्ध रहेंगे कि किस तरीके से समय को मैनेज करना है। चौथा, कई बार होता है कि मेंटल स्ट्रेस है कि पीटी होगा या नहीं, पीटी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तैयारी अच्छी है या नहीं है, इन सारे डाउट पर अगर आपको मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी, तो जब तक ये प्रीलिम्स हो नहीं जाएगा तब तक आपके लिए ये प्रोग्राम उपलब्ध रहेगा। और हम अगर इसमें जैसे ऑल इंडिया टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो वो ऑल इंडिया टेस्ट जो होगा आपके लिए भी रहेगा, सबके लिए रहेगा, जो नए छात्र रहेंगे उनके भी रहेगा। तो वो अगर ऑल इंडिया टेस्ट होता है तो इसी मई महीने में होगा, चाहे वो 2 टेस्ट हो, 3 टेस्ट हो, जो भी होगा, तो वो आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है। बेसिकली हमने क्या कहा कि इस प्रोग्राम में आप ये मत समझिए कि हमारा ये कक्षा कार्यक्रम से ये अलग है। इसमें आप जो टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट कार्यक्रम से भी ये अलग है, क्योंकि इसमें टेस्ट जो भी होगा, जैसे हमने कहा कि इसमें हमने मिनी टेस्ट का रखा है, फुल लेंथ का टेस्ट,
और जो सेकंड फेज है, जिस तरीके से इसमें हम जीएस का फुल लेंथ टेस्ट लेंगे और जो सुविधाएं आपकी रहेंगी वो सीसैट पेपर के लिए भी रहेगा, क्योंकि सीसैट पेपर ही एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट उभर कर सामने आ रहा है। तो बेसिक कोशिश यही है कि सीसैट में जो एक डर है हिंदी माध्यम में, उसको जो है सो दूर किया जाए। साथ ही साथ जो हमने आपको बताया है, इसमें क्या होता है कि आप टारगेटेड रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि जो हमने एक क्या किया है कि जैसे जब मिनी टेस्ट होगा उसके बाद हम एक सप्ताह या कुछ टाइम देंगे आपको और फिर रिवीजन टेस्ट होगा एक, है ना। तो जो 100 क्वेश्चन का होगा वो क्या हो जाएगा, रिवीजन टेस्ट है। ताकि अगर आपने पॉलिटी एक बार पूरा मिनी टेस्ट दे के गुजर गए आप, तो एक क्या हो जाएगा आपका फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा, जो आपका वो क्या हो जाएगा, रिवीजन टेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा सोच ये है इस प्रोग्राम को लेकर कि आपका जो रिवीजन हो, चाहे वो जनरल स्टडीज का हो या सीसैट का हो, वो किस तरीके से हो, तो टेस्ट प्रोग्राम को लेकर हो। कि जिस तरीके से आपको हम लेकर चलेंगे उसमें टेस्ट प्रोग्राम के माध्यम से आपका क्या होता जाएगा, रिवीजन होते जाएगा। तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है, और ये जैसे हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। अब जो नंबर ऑफ टेस्ट सब है वो हम आपको बता देते हैं कि कहां पर क्या है इसमें। तो एक जैसे हमने कहा कि 3 फेज है इसमें, 23 दिसंबर से लेके 2 अप्रैल तक का जो फेज है, तो इसमें हमने आपके लिए टोटल 47 टेस्ट का प्रावधान करके रखा है। 47 टेस्ट है इसमें, जिसमें आप देख रहे हैं कि जनरल स्टडीज के लिए हमने 24 सब्जेक्ट वाइज है ये। दूसरा आप देख रहे हैं कि सीसैट के लिए हमने 12 टेस्ट रखा है, और फिर आरटी कर्व है, यहाँ पर क्या है, रिवीजन टेस्ट है ये। तो रिवीजन टेस्ट है जिसमें जनरल स्टडीज के लिए हमने कितने रखे हैं, 9 टेस्ट रखे हैं। सीसैट के लिए हमने 1 टेस्ट, और ये क्या है कि जो कॉम्प्रिहेंशन या इस तरह की कुछ चीजें होंगी करंट अफेयर्स, उसके लिए हमने इसमें रखा है। तो करंट अफेयर्स के लिए भी 1 टेस्ट है। करंट अफेयर्स का क्लास भी होगा, वो कैसे होगा वो हम आपको बता देते हैं। सेकेंड फेज जो 5 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक है, ये स्ट्रेटेजिक एक्सीलेंस का फेज है, जिसमें नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, 8 टेस्ट है। फ्लैट जीएस का जो है सो टेस्ट है, और फ्लैट जीएस सीसैट, जैसे हमने कहा ना कि वो यूपीएससी का जैसा टेस्ट होता है कि 2 पेपर आप देते हैं सेम डे में, वैसे ही हमने 4 डे रखे हैं इसके लिए, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, 4 जनरल स्टडीज का फुल लेंथ टेस्ट होगा, और 4 आपका क्या हो जाएगा, सीसैट का फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा। और जो इसका थर्ड फेज है, जैसे हमने कहा कि मई में ये टिल एग्जाम तक रहेगा। तो प्रीलिम्स का जो फेज है, जैसे इसमें मेंटर स्टूडेंट इंटरेक्शन जो होगा, कि आपकी कोई भी इशू है, चाहे वो टाइम प्रबंधन को लेकर हो, एग्जाम में किस तरीके से जाना है, कोई अदर स्ट्रेस है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आते जाता है स्ट्रेस बढ़ते जाते हैं, उन सारी चीजों को लेकर कोई डाउट है, पीवाईक्यू को लेकर कुछ भी है, माइंडसेट को लेकर, मोमेंटम को लेकर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सारी चीजें आपके साथ टिल एग्जाम तक रहेगा। तो ये 3 फेज जो हमने संक्षिप्त में आपको बताया था वो यहाँ पर। अब इसमें क्या है कि इस प्रोग्राम में हमने आपके लिए करंट का भी रखा है। तो करंट का बेसिकली वीडियो रिकॉर्डेड क्लास होगा इसमें। तो उसमें हम लगभग 8 से 10 क्लास जो है करंट का आपके लिए, नंबर ऑफ 10 क्लासेज है जो रिकॉर्डेड क्लासेज होगा। तो यूपीएससी में लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप 26 के मई में जा रहे हैं प्रीलिम्स देने के लिए, तो कम से कम अप्रैल 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के करंट की जरूरत पड़ेगी। तो उसको हम 10 वीडियो में वो सारा जो भी नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और उसके अंतर्गत जो भी इकोनॉमिकल पार्ट होता है, पॉलिटिकल होता है, जो एनवायरमेंटल होता है, जो भी सेक्शन होगा वो सारा हम आपको 10 वीडियो में एक लेक्चर के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध करा देंगे, जो ऑनलाइन छात्रों के लिए भी होगा और जो ऑफलाइन हमारे रहेंगे उनके लिए भी ये सुविधाएं रहेंगी। तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम को इसी तरीके से डिजाइन किया है, ताकि देखिए एक चीज तो आप ये भी जानते होंगे कि सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स आज भी वही पास कर रहा है और करेगा जिसका बेसिक एरिया मजबूत है। केवल करंट पढ़ने से प्रीलिम्स पास करना संभव नहीं है। अगर करंट का 30 क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो वो 30 क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं कि आप 30 का 30 हल कर लेंगे। बहुत पढ़ के आप जाएंगे तो आप 24 क्वेश्चन हल कर पाएंगे, 25 अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जब आप 24-25 अटेम्प्ट करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका 24-25 सही हो जाएगा, 1-2 उसमें से बाहर निकलना तय है। लेकिन अगर बेसिक एरिया से 70 क्वेश्चन आ रहा है और उसकी प्रिपरेशन किसी की अच्छी है तो वो पीटी पास कर जाएगा, उसको पीटी कोई नहीं रोक सकता है।
तो ये समझने की जरूरत है। तो हम लोग इन्हीं रोड मैप पर काम किए हैं कि किस तरीके से पीटी को आसान बनाया जाए। सीसेट को लेकर भी इसी तरीके का प्रोग्राम है कि किस तरीके से, चूंकि हिंदी माध्यम के छात्रों में क्या है कि बहुत सारे लोगों का मैथ कमजोर होता है, और जिनका मैथ कमजोर होता है वो सीसेट को लेकर पैनिक हो जाते हैं कि सीसेट क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन लोगों के लिए भी हमने इसमें एक बेहतर रोड मैप बनाया है कि अगर किसी का मैथमेटिक्स कमजोर है तो कोई जरूरी नहीं कि वो सीसेट पास नहीं करेगा, उसके लिए भी सीसेट पास करने के बहुत सरल मार्ग है। केवल उस मार्ग पर उसको चलना होगा और कार्य करना होगा, वो पास कर जाएगा सीसेट। सीसेट केवल क्या करना है, क्वालिफाई करना है आपको। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन चीजों को समझिए, इसलिए हमने इसमें प्रारंभ में सारे बेसिक चीजों को रखा है कि हमने नॉलेज पार्ट रखा है, नॉलेज इंटरप्रिटेशन पार्ट रखा है, उसको इंटरलिंक करने का पार्ट रखा है। फिर आपने जो क्लास में समझा उसके लिए हमने मिनी टेस्ट रखा है, फिर फुल लेंथ टेस्ट रखा है कि जब फुल लेंथ टेस्ट होगा तो फिर एक बार आप क्या करेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक उसको रिवाइज कर लेंगे। तो अभी से लेके यूपीएससी के प्रीलिम्स आने तक आपने अपने तो पढ़ाई किया ही होगा, एक बार हमारे मार्गदर्शक और मेंटर के थ्रू कम से कम आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसका स्ट्रेटेजिकली कम से कम 2 बार हो जाएगा। 2 बार कैसे होगा, तो एक बार तो कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से होगा जब हमारे साथ आप चलेंगे टॉपिक वाइज, और दूसरा जब आपका आरटी टेस्ट होगा तो आरटी टेस्ट में आप खुद भी घर पर बैठकर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, और जब रिवीजन करेंगे तो वो 2 बार तो कम से कम मिनिमम एक सब्जेक्ट हो गया। और अभी से अगर हम प्रीलिम्स तक किसी सब्जेक्ट को 2 या 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आराम से पीटी पास किया जा सकता है। सीसेट में भी यही है कि सीसेट में भी पहले फेज में हम आपके साथ क्या है, सब्जेक्ट वाइज है, मिनी टेस्ट के साथ है, तो कम से कम 3 बार होगा, आप ये समझिए, क्योंकि एक बार तो क्लासरूम में उसकी चर्चा होगी, जब फिर मिनी टेस्ट होगा तब भी वो आप टॉपिक रिवाइज करेंगे घर पे, फिर मिनी टेस्ट देने आएंगे, उसका वीडियो डिस्कशन होगा। तो कुल मिला के अभी से लेके प्रीलिम्स तक हर एक सब्जेक्ट 4-5 बार आपके माइंड से गुजरेगा। और अभी से लेके अगर 24 मई तक हमने किसी सब्जेक्ट को 5 बार अपने माइंड से गुजार दिया तो कम से कम उसका 80% आराम से कवर कर जाते हैं, दिमाग में रह भी जाएगा। और उतना अगर रह जाता है तो फिर प्रीलिम्स पास करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि आप प्रीलिम्स को लेकर जो लोग इतने स्ट्रेस लेते हैं उस स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस किया जाए और किस तरीके से इस प्रोग्राम को फ्रूटफुल बनाया जाए। अब इस प्रोग्राम की सफलता न केवल हमारे ऊपर निर्भर करेगी बल्कि आपके डेडिकेशन पर भी निर्भर करेगा, ये बात भी तय है, क्योंकि हम प्रोग्राम को डिजाइन किए हैं, सारी चीजें वो तैयार है कि हमें इस तरीके से चलना है। अब आप जब कक्षा कार्यक्रम में जुड़ेंगे, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे, तो बिल्कुल ये कहते हैं ना कि फुली डेडिकेशन के साथ चलना होगा कि नहीं हमें करना ही है। तो अगर वो फुली डेडिकेशन आपका मिला मुझे तो फिर आपको प्रीलिम्स पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे जैसे आपको कहे जाएंगे वैसे वैसे आप करेंगे, निसंदेह पीटी पास करेंगे। तो डेडिकेशन आपका चाहिए, समय आपका चाहिए, कम से कम अभी से लेके प्रीलिम्स तक प्रत्येक दिन कम से कम 10-12 घंटे का समय आपको देना होगा। उतना दिया जा सकता है। अगर घर से बाहर आपको यहाँ भेजा गया है तो केवल किस लिए भेजा गया है, केवल और केवल पढ़ने के लिए भेजा गया है कि घर में रहेंगे तो कभी गेस्ट आएगा कभी वो आएगा, उससे डिस्टरबेंस होगा, तो आपको क्या किया गया, घर से बाहर भेज दिया गया कि जाइए दिल्ली में रहिए और पढ़िए। हमारा यहाँ पर काम क्या है, केवल और केवल पढ़ना, हेल्थ का ध्यान रखना, और पढ़ना और हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ में सारी चीजें आ जाती है, सोना भी आ जाता है ये भी कब कहेंगे, इन्होंने तो कहा ही नहीं, तो सारी चीजें हैं। तो वो 2 चीज आपका चाहिए, बाकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना है प्रीलिम्स पास करने के लिए, किस सब्जेक्ट को थोड़ा सा डाउन करना है, किसको अप करना है, ये सारी चीजें जब भी जो टॉपिक शुरू होगा, तो जैसे मैंने कहा कि जो पहला क्लास हर एक सब्जेक्ट का होगा वो आप उसको ओरिएंटेशन सेशन समझिए और उस सेशन को ज्वाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि जब कोई भी मार्गदर्शक पहले कक्षा कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ेंगे तो ना केवल वो पीवाईक्यूएस का विश्लेषण होगा बल्कि उस सब्जेक्ट के आप नेचर को समझ पाएंगे, क्योंकि वही उस दिन चर्चा होती है। उस सब्जेक्ट का यूपीएससी के प्रीलिम्स में वेटेज कितना है वो आप समझ पाएंगे। आपको किन चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ाया जाएगा वो आपको बताया जाएगा। इसलिए एक जो होता है ना कि पहले कक्षा कार्यक्रम में रोड मैप बन जाती है, यहाँ इस तरीके से ये सब्जेक्ट आपको चलेंगे, तो वो बहुत जरूरी होता है कि हम उस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें।
और सीसेट मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीसेट जो है सो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, इसलिए सीसेट का भी जो टेस्ट है, जो भी उसका क्लास प्रोग्राम है, सारी चीजें जीएस के पैरेलल ही चलेंगी। मैं एक ही लाइन में कहा कि हमने लगभग जितना वेटेज इस प्रोग्राम में जीएस को दिया है, लगभग उतना ही वेटेज हमने इस प्रोग्राम में सीसेट को दिया है। उसके कक्षा कार्यक्रम को भी, उसके मिनी टेस्ट को भी, उसके फुल लेंथ यानी रिवीजन टेस्ट को भी, और फिर बाद में जो फुल लेंथ टेस्ट है वो भी, उसके वीडियो विश्लेषण को भी, सारे को हमने उसी तरीके से वेटेज दिया है कि ऐसा ना हो कि उसके कारण कोई डिफिकल्टी आनी चाहिए। तो वो हमने इसमें रखा है। इसके अलावा जैसे ये मैंने कह दिया कि प्रोग्राम ये शुरू हो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और क्लासेज इस पर जो हमारा है 23 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, जैसे डेट है यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। अब आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। जो ऑनलाइन है उनके लिए भी है कि अगर उनके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, चाहे इस प्रोग्राम को लेकर हो, परिवर्तन मेंटरशिप प्रोग्राम को लेकर या प्रिपरेशन को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। कुछ ऐसा हो मन में कि नहीं यहाँ ये, तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं उसके लिए भी है। नहीं, पीवाई वो तो कक्षा कार्यक्रम में है, जैसे कि मान लीजिए कि हाँ होगा तो दोनों होगी वो, जैसे कि ऑफलाइन क्लास भी है हमारी वो, और जो बाहर के सेंटर वाले लोग होंगे, जैसे जैसे ये जो हिंदी माध्यम है, एक हमारा मुखर्जी नगर हो गया, प्रयागराज सेंटर पर है, पटना में हमारा 2 सेंटर है, करोल मुसल्लापुर और बोरिंग रोड। तो बाहर जो सेंटर है उनके लिए ये सुविधाएं हमारा जो होगा वो क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, लेकिन यहाँ का जो है वो ऑफलाइन रहेगा। तो यहाँ जो भी जुड़ेंगे वो ऑफलाइन प्रोग्राम में रहेंगे, यहाँ पर आएंगे, और वही हम क्या करेंगे, टेलीकास्ट करेंगे, जो हमारे बाहर के सेंटर पर लोग उसको देख पाएंगे। और इसमें जैसे हमने जो भी प्रोग्राम है वो पूरा डिजाइन कर लिया है, वो जब आप पहली कक्षा कार्यक्रम में आएंगे तो क्वालिटी की क्लासेस कैसे चलेगी, उसमें क्या होगा, वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। जो ऑनलाइन कार्यक्रम होगा उसका पीडीएफ जो है सो उस पर ऐप पर चला जाएगा, वहां से आप उसको देख पाएंगे। तो वो सारा जो है सो प्लान है। तो उसमें दो ही चीजें हैं कि जो ऑफलाइन रहेंगे उनको ऑफलाइन सुविधाएं, और जो ऑनलाइन रहेंगे उनके लिए क्या होंगी, ऑनलाइन सुविधाएं। हाँ ये है कि अगर टेस्ट डिस्कशन का जो है, जो ऑफलाइन छात्र को हम ऑनलाइन देंगे या नहीं देंगे, वो हम आगे आपको बता देंगे। लेकिन ये तो पैरेलल है कि जैसे मान लीजिए कि क्लास जहां जहां भी टेलीकास्ट हो रहा है उनके लिए इस तरह की ऑनलाइन ही सुविधाएं रहेंगी, जो यहाँ पर है उनके लिए वो सारी सुविधाएं ऑफलाइन है। और कुछ तैयारी को लेकर टॉपिक जो होगा, जैसे इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसमें जो रखा है प्रोग्राम में, यहाँ से आप देख सकते हैं कि शुरुआत हम जो करने जा रहे हैं ये 27/12 सैटरडे का प्रोग्राम है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की पहले तो वो उस दिन पीवाईक्यूएस का एनालिसिस होगा आपका, और क्लास यहाँ से शुरू हो जाएगी, जिसमें हमने पहला जो क्लास रखा है, इसलिए हमने कहा कि इसमें हम आप ये आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बेसिक चीजों को जानते हैं, कि इसलिए इसमें आप देख रहे होंगे कि एक दिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक को रखा गया। उसमें 2 तरीके हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आएंगे तो संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सर अपने तरफ से बताएंगे, उसमें लिखेंगे आप तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, या बेसिकली ये प्रोग्राम ऐसा होता है कि जिसको सुनने और अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 27/12 को इन टॉपिकों पर, फिर जो 28 को है वो भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा क्लास है, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इस टॉपिक पर टेस्ट होगा आपका। हाँ इस टॉपिक पर इसमें जो है सो इस तरीके से होंगे आपके जैसे। तो ये पूरी जो चीजें हैं, एक डिस्कशन प्रोग्राम होगा इसका आपका, जैसे मैंने कहा कि वो आपको सेम डे में मिल जाएगा आपका। तो इस तरीके से है इसमें, है ना, नॉलेज स्टडी फेज है, कॉन्सेप्ट कॉन्सिडरेशन है। तो फर्स्ट फेज का इसमें सारा दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा, है ना, कैसे कैसे ये आपके टेस्ट होंगे, किस तरीके से ये कार्यक्रम चलेगा, उस तरह से इसमें सारी चीजें डिजाइन कर दी गई है। तो ये है, जैसे आप यहाँ पे देखें न्यू ईयर की छुट्टी है, फिर सीसेट की क्लास आपकी शुरू हो रही है, तो सीसेट का भी जो प्रोग्राम है किस तरीके से चलना है वो है इसमें इस तरीके से।
सारे पैरेलल, इसलिए हमने कहा कि दोनों को पैरेलल लेकर हम चल रहे हैं कि ना तो जीएस को बहुत हम जो है सो ओवरवेट दे रहे हैं कि हाँ उसी को केवल लेकर चलना है, क्योंकि केवल उसी को लेकर चलने से हम प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। हम इसमें सीसेट को भी उतना ही वेटेज दे रहे हैं जितना कि जीएस है, क्योंकि पहले तो हमारे लिए वही जरूरी है, क्योंकि वो क्वालिफाई किया तो फिर वो पेपर चेक होगा, ये नहीं क्वालिफाई हुआ तो फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें कितना मार्क्स आया और किस तरीके से, या पता भी चल जाएगा तो एक वो पैनिक हो जाएगा कि जीएस में इतना नंबर होने के बावजूद भी क्या हुआ, हम प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो वो एक चीजों को इसलिए टेस्ट के माध्यम से अच्छे से हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है कि यहाँ मिनी टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी। और इसके अलावा मेंटरशिप जो है तीनों फेज में कैसे कैसे है वो हमने आपको बताया, तो ये आपको मिल जाएगा क्योंकि इसी पर सारे प्रोग्राम चलेंगे, वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न है, कुछ ऐसा चीज है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आपसे बात कर लेंगे उस पर। ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनके लिए भी, अगर सिलेबस किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो वो अच्छे से पढ़े तो बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल है कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि आप चूंकि 26 में देने जा रहे हैं, बाकी बचे लगभग 4 महीने के समय बचे हुए हैं, 4.5 महीने के, तो ये जो 150-60 दिन का समय बचा हुआ है, इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से पीटी के स्कोर को मैक्सिमाइज किया जाए और किस तरीके से हम उसे पास करेंगे। इसलिए हमने कहा कि हम ये मानकर चलेंगे कि इस प्रोग्राम में आप बेसिक चीजों को जानते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ आप कहेंगे कि हाँ सारी बेसिक चीजें जो इस तरीके से होनी चाहिए। क्लियर है? कुछ और डाउट तो आप पूछ लीजिए प्रोग्राम को लेकर। बाकी और कोई अगर ऐसी चीजें हैं, डाउट वाली बातें होंगी, तो आप जो है सो जो इंक्वायरी नंबर है इस पर भी पूछ सकते हैं, जो इस पर दिया हुआ होगा तो उस पर जाकर पूछ सकते हैं। और जो ऑनलाइन तो यहीं से रहे, ऑनलाइन सुविधाएं कहाँ कहाँ पर है, ये प्रयागराज सेंटर पे, उसके अलावा पटना के 2 सेंटर पे, एक मुसल्लापुर में है और दूसरा कहाँ पर है, बोरिंग रोड में। ऑफलाइन सुविधाएं हम लोग मुखर्जी नगर सेंटर पर ये उपलब्ध करा रहे हैं। क्लियर है? कोई और डाउट? जो ऑनलाइन क्या किसके नोट्स है? हाँ, जो टेस्ट डिस्कशन होगा, हाँ ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये तो आपको मिल जाना चाहिए, ये मिलेगा तभी। नहीं, पहले तो क्लास के थ्रू कुछ होगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, और जो टेस्ट होगा उस टेस्ट का जो है सो फिर हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी मतलब सेम डे में, जैसे हमने कहा कि आप टेस्ट दे के निकलेंगे, जो ऑफलाइन छात्र रहेंगे वो तो टेस्ट दे के उनको एनालिसिस आंसर से उसी समय मिल जाएगा, आधे घंटे में। सेम डे में हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे और वो वीडियो लाइव होगा, तो ऑफलाइन वाले लोग उसे सामने बैठकर सुन भी सकते हैं, जो ऑनलाइन वालों के लिए क्या होगा, वो ऑनलाइन रहेगा, वो सेम डे में होगा। नहीं, कुछ डिस्कशन होगा 23 को आपका, जैसे मैंने कहा कि अगर 23 को पॉलिटी की कक्षा होती है तो वो पहला कक्षा जिस पर होगा PYQS एनालिसिस का होगा। जैसे पॉलिटी में जो पिछले 10 सालों में जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि पहले उस पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसकी जानकारी लिए क्या जरूरी है कि आप पहले थोड़ा सा पिछले सालों के, हाँ बिल्कुल मिलेगा, पिछले सालों के प्रश्न पत्र को देखा जाए, क्योंकि जब हम पिछले साल के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो मैंने कहा कि वो एक सिंगल विंडो सिस्टम होता है, आपको सारी चीजों का वो जानकारी देता है कि पॉलिटी का वेटेज कितना, ये हम कैसे समझेंगे। तो जब हम पिछले 5-7 वर्ष के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ 25 में नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने थे, 24 में नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने थे, 23 में नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने थे। तो इससे क्या होगा कि एक हमें ये पता चल जाएगा कि पॉलिटी का ऑल ओवर प्रीलिम्स में वेटेज कितना है, और वेटेज के हिसाब से ही हमें सब्जेक्ट को भी समय देने की जरूरत है। अब मान लीजिए किसी का वेटेज 5% है और उस पर हम 50% टाइम देंगे तो वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं होता है। तो इसलिए पहले वो देखना होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे हैं, दूसरा उसमें देखना होता है कि प्रश्न की प्रकृति किस तरीके से है, तीसरा उसमें देखना होता है कि उन प्रश्नों को समझा कैसे जाए, उत्तर कैसे होगा। वो सारी चीजें हर एक सब्जेक्ट के पहले क्लास में होगी, है ना। जैसे 23 को जो आपका प्रोग्राम है वो पॉलिटी का PYQS विश्लेषण और उसके अलावा
उसमें टेस्ट कैसे होगा, कैसे उसका प्रोग्राम चलेगा, वो सारा चीज उस दिन आपको बता दिया जाएगा। अगर ज्योग्राफी की क्लासेज होती है उसके बाद, तो फिर वो उसका पीवाईक्यूएस का विश्लेषण किस तरीके से, नंबर ऑफ वेटेज कितना है, कैसे चलेगा, वो सारा चीज आपको बताया जाएगा। तो हर एक सब्जेक्ट के शुरू होने से पहले उसका एक सत्र, पहला ही सत्र पीवाईक्यूएस के विश्लेषण का होगा, और वो एक स्ट्रेटेजिक सेशन होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो सब्जेक्ट को लेकर पूरा रोड मैप आपको बताया जाएगा कैसे क्या होना है इसमें। टेस्ट का टाइमिंग तो यही जो 12:45 से 1:45 है, यही रहेगा आपका। वो तो हो जाएगा, अभी जैसे मैं बात, जैसे आपने बताया तो मैं बोल दूंगा तो हो जाएगा वो। टेस्ट का जो ऑफलाइन टाइमिंग रहेगा ये ही रहेगा, जो 12:45 से है 1:45, यही टाइम रहेगा। कब? जब तक कि वो 50 प्रश्नों वाला है, क्योंकि 50 प्रश्नों के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 1 घंटे का मिलेगा, तो वो तो टाइम यही रहेगा। जब हम दूसरे फेज में जाएंगे, जब दूसरे फेज में जाएंगे तब फिर क्या होगा, टाइम थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है इसमें भी, और घंटे तो 2 होंगे ही, तो फिर टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो वो बीच बीच में अगर ऐसा कोई भी चेंज होता है, तो चेंज होने से पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी लोग आप रहेंगे, सबको पहले सूचित कर दिया जाएगा कि हाँ टेस्ट का टाइम चेंज हो रहा है, या वेन्यू चेंज होगा तो वो भी बता दिया जाएगा। जैसे यहाँ भी क्लासरूम है और मुखर्जी नगर में भी है, तो अगर वेन्यू चेंज होगा तो वो भी बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन ये है टेस्ट इस तरीके से। वो सारी चीजें आपके साथ हम जानकारी शेयर करते रहेंगे। फर्दर अगर कुछ ऐसा चेंज होता है तो वो पहले बता दिया जाएगा आपको। हम्म। नॉर्मली ये टेस्ट आपका संडे को ही होगा, या उसके बाद सेकंड फेज में जाएंगे तो इट में भी वेडनेसडे को हो सकता है। वो जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम आपको पहले बता देंगे, है ना। आपका, हम ये भी ध्यान रखेंगे अगर आपका कहीं जीएस का क्लास चल रहा हो इसमें, तो वो भी हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि किसी का ऑप्शनल पेपर है, किसी का जीएस होगा, सारी चीजें होती है, तो हम देखेंगे कि वो कॉमन टाइम कैसे लेकर चला जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा। अभी जो फिलहाल है वो यही टाइम रहेगा जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है उसमें। बाकी जैसे जैसे आगे हम जाएंगे, जैसे जैसे चेंजेस होगा, अगर कुछ भी चेंज हुआ तो आपको पहले बता दिया जाएगा। हाँ, ऑफलाइन वाला क्लास यहीं चलेगा, यहीं चलेगा, ऑफलाइन वाली क्लासेज यहीं से जाए। और अगर ऐसा भी कुछ होगा तो फिर आपको जो भी रजिस्टर्ड रहेंगे उनका मोबाइल नंबर रहेगा, मेल आईडी रहेगा, वो सारा उनको क्या कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन ऑफलाइन कक्षाएं जो भी होंगी यहीं से संचालित होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कुछ? हम्म। पीवाईक्यूएस का होगा, हाँ। वो आपको उस दिन बता देंगे, जैसे, या जैसे 23 को पीवाईक्यूएस होगा, उस दिन जैसे आपका जो पहले टेस्ट का प्रोग्राम है उसमें कौन कौन सा टॉपिक है ना। जैसे इसमें अभी हम थे तो हट गया क्या ये, उसको थोड़ा सा अपलोड कीजिए, तो वो आपको बता दिया जाएगा उस दिन, है ना। वो इसीलिए हमने कहा कि वो कक्षा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, कि आपको आगे के और रोड मैप क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से वो चलना है। परसों की टाइमिंग भी यही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो अभी पॉलिटी वाले पीवाईक्यूएस का है यही टाइम रहेगा, 12:45 से लेके 1:45 का ही रहेगा। या अगर कुछ टाइम चेंज होगा, जैसे आपका ये जेन्यून प्रश्न है कि कौन सा टाइम रहेगा, तो वो बता दिया जाएगा, आपको ये शेयर कर देंगे। या टाइम यही रहेगी, अभी जो सूचना है वो टाइम यही रहेगी, क्लासेस ऑफलाइन यहीं पे होंगे। और कुछ वो पेज अपलोड किए हैं क्या आप? अगर ये इन लोगों को चाहिए तो ये कहाँ से मिलेगा? आज हो जाएगा। अब 23 को जो भी पॉलिटी की क्लासेस होंगी, जो भी बताया जाएगा उसमें पीवाईक्यूएस सेशन, वो यहीं पर होगा, टाइम भी उसकी यही रहेगी, है ना। तो वो सेशन यहीं पर होगा। मैंने कहा ऑफलाइन मैक्सिमम क्लासेस जो होगी यहीं पर होगी।
और कुछ क्या मैथ को लेकर चलते थे किस में, मतलब सी सेट के लिए या मुख्य ऑप्शनल पेपर के रूप में कह रहे सारा? अच्छा, पीटी के साथ। अच्छा, देखो होता क्या है कि यूपीएससी का जो आप सिलेबस देखेंगे तो 80% सिलेबस कॉमन है, पीटी का भी और मेंस का भी। अभी मेरे समझ से आप उन चीजों को पढ़िए जो पीटी और मेंस दोनों में कॉमन है। जैसे आप देखेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉपर मेंस में है, कुछ चीजें ऐसी है जो 80% वो पीटी मेंस दोनों में है। आप एक चीज सोचिए, ये केवल सोच का फर्क होता है हमारा आपका। अगर आप एंशियंट पढ़ रहे हैं, मेडिवल पढ़ रहे हैं या मॉडर्न पढ़ रहे हैं, तो उसमें पीटी के लिए अलग क्या और मेंस के लिए क्या अलग है। थोड़ी सी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि हाँ एंशियंट मेडिवल में पढ़ रहे हैं तो पीटी के लिए क्या जरूरी है, मेंस के लिए क्या जरूरी है। लेकिन पढ़ना तो वही है, चीजों को यूटिलाइज करना होता है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों सेक्शन ऐसे हैं जो पीटी में भी है और मेंस में भी है। अगर किसी ने अच्छे से उसका प्रिपरेशन किया है तो उसी नोट्स को आप पीटी के लिए भी पढ़ते हैं और उसी नोट्स को आप किसके लिए पढ़ते हैं, मेंस के लिए। क्या आपने पीटी के लिए अलग से नोट्स बनाया है? ऐसा तो नहीं है, कुछ ही सेगमेंट ऐसा होगा जिसका आपने पीटी के लिए अलग से नोट्स बनाया होगा। नहीं तो पीटी और मेंस का नोट्स क्या होता है, कॉमन ही होता है। हमारी समझ से तो अलग अलग हो नहीं सकता है। मूल रूप से जो पूरी तरीके से मेंस में शामिल सेगमेंट है उसको थोड़ा अभी छोड़ा जा सकता है। जैसे कि अभी आप एथिक्स को छोड़ सकते हैं, पहला आप वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ सकते हैं, इंडियन सोसाइटी को छोड़ सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को छोड़ सकते हैं, गवर्नेंस के एरिया को छोड़ सकते हैं। ये ऐसे पार्ट हैं जो पीटी में कोई बहुत बड़ा रोल इनका नहीं है। और अगर पीटी में इनसे कुछ आएगा भी तो वो करंट से आएगा। अगर इंडियन सोसाइटी का कोई क्वेश्चन होगा तो करंट बेस्ड होगा, अगर इंटरनल सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो करंट बेस होगा, गवर्नेंस का कोई क्वेश्चन होगा करंट बेस होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछना है नहीं पीटी में, एथिक्स से पीटी में पूछना है नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट में बोलता क्या है, मेंस का है। अगर पीटी में बोल से पूछना होगा तो वो करंट बेस ही कुछ पूछे जाएंगे। तो आप जब एक साल का करंट पढ़ेंगे तो उस करंट में ये सारी चीजें आ जाती है कि नहीं आ जाएगी। कि करंट का एक पार्ट होता है सोसाइटी से संबंधित, करंट का एक पार्ट होता है पर्यावरण से संबंधित, करंट का एक पार्ट होता है डिजास्टर से संबंधित। तो अभी आपको उन पेपरों को पढ़ना चाहिए जो पीटी में भी है और मेंस में भी है। यानी कि हमें ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट को फोकस करना चाहिए। हमें हिस्ट्री के 3 सेक्शन एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को फोकस करना चाहिए। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था को फोकस करना चाहिए। हमें साइंस एंड टेक को फोकस करना चाहिए। हमें इकोनॉमिक्स को फोकस करना चाहिए। यही और आर्ट एंड कल्चर को, यही एरिया है जहां से प्रीलिम्स में भी और इतने सारे चीज किसमें शामिल है, मेंस में भी शामिल है। अब दूसरा अब ये भी होता है कि जो पढ़ने के लिए अभी आप समय दे रहे हैं उस समय को भी बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है कि इन द सेंस अभी आप जितना पढ़ रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि 60% जो पढ़ाई हो वो मेंस ओरिएंटेड हो और 40% जो पढ़ाई हो वो पीटी ओरिएंटेड हो। वो कब तक, जनवरी और फरवरी, पूरे अप्रैल तक नहीं, जनवरी फरवरी ऐसा किया जा सकता है कि जनवरी फरवरी में हम जो पढ़े उसका 60% मेंस ओरिएंटेड हो, 40% क्या हो, पीटी। और जैसे ही फरवरी बीत जाए तो आपके पास मार्च, अप्रैल और 20 मई तक का समय बचता है। तो ये जो आपके पास 80 दिनों का समय है इसमें आप पूरी तरीके से क्या हो जाइए, प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाइए। कहने का मतलब है कि जब हम मेंस ओरिएंटेड होने की बात करते हैं तो थोड़ी बहुत अभी ऑप्शनल पेपर की भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। इफ योर ऑप्शनल पेपर आर रिलेटेड विद एनी जनरल स्टडीज सब्जेक्ट, अगर वो फुली बाहर का क्षेत्र है तो अभी उसको छोड़ा जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने रखा हुआ है इंग्लिश रखा हुआ है, किसी ने संस्कृत रखा हुआ है, किसी ने मान लीजिए लिटरेचर हिंदी रखा हुआ है जिसका जीएस में कोई रोल नहीं है, तो उसको ड्रॉप भी किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पीएसआईआर है, सोशियोलॉजी है, इस तरह का कोई पेपर है तो उसको वो कंटिन्यू कर सकता है। कब तक, जनवरी के अंत तक, 15 फरवरी तक, क्योंकि वो आपको जीएस में भी क्या करेगा, जरूर बेनिफिट कर देगा। तो ये है, अब अभी से लेके जनवरी फरवरी तक डेली कुछ कुछ आंसर राइटिंग भी होनी चाहिए जब आप मेंस की बात करते हैं तो। क्योंकि पूर्णतः सफलता तो मुख्य परीक्षा में आपके परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करेगा। प्रीलिम्स पास करना कोई ये नहीं होना चाहिए कि बड़ा अचीवमेंट है। अचीवमेंट जरूर है कि आपने प्रीलिम्स पास कर लिया,
लेकिन होना ये चाहिए कि अगर हम प्रीलिम्स पास करें तो कम से कम इंटरव्यू तक जाएं और छोटा सा भी पोस्ट लेके आ जाएं, तब अच्छे से रैंक की सुधार की बात हो। तो इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा बहुत आंसर लेखन पर भी कार्य करें जनवरी भर, कम से कम 15-20 फरवरी तक, क्योंकि उसके बाद फिर आपको आंसर राइटिंग भी क्या करनी है, छोड़ देनी है। क्योंकि जब जनवरी फरवरी बीतेगा फिर जीएस में 2 पार्ट और जुटेगा आपका प्रीलिम्स के लिए, जो पढ़ना जरूरी होता है, वो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, तो उस पर ठीक ठाक टाइम देना होता है, तो वो भी आपका टाइम कंज्यूम करेगा। तो वो टाइम कौन होगा, जो आप ऑप्शनल पेपर राइटिंग वाला कर रहे होंगे, वो टाइम आप उसको दे दीजिए तो आप कर पाएंगे। और उसके बाद पूरी तरीके से आप आ जाइए प्रीलिम्स पर। और मेरे समझ से जो मई का और खासकर अप्रैल का महीना होना चाहिए, वो तो पूर्णतः रिवीजन का होना चाहिए। उसमें नई चीजें कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, जितना आपने पढ़ाई किया है उसी को कंसोलिडेट करने की जरूरत होती है कि इससे अगर प्रश्न आ जाए तो वो गलत ना हो हमारा। तो क्योंकि इस बार मेंस कितने अगस्त में शुरू हो जा रहा है, 21 अगस्त से है मेंस। तो आप देखिए कि आपका 24 मई को पीटी हो रहा है, 10 जून तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा, 15-20 दिन में दे ही देते हैं प्रीलिम्स का रिजल्ट। ये भी आप जान लीजिए कि पीटी होने से के बाद जो वो 15-20 दिन का समय है, वो बहुत क्रूशियल समय होता है। जो उस समय का उपयोग अच्छे से करेगा उस 20 दिन का, वो मेंस उसके पास होने की मैक्सिमम संभावना रहेगी। और जो उस 20 दिन में घूम फिर के बिताएगा, उसके लिए परेशानी का कारण बने। अब घूमता फिरता कौन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिसका रिजल्ट पेंडुलम में होता है कि होगा या नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है यार, होगा या नहीं होगा, आपकी पढ़ाई क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो उसमें आप वो 20 दिन वैसे ही देख लेंगे, रिजल्ट आएगा तो वो देख लेंगे, तब तक तो 20 दिन आपका निकल चुका है और वो लगभग जून आपका बीत चुका है। बच गया आपके पास 2.5 महीने, जुलाई अगस्त, है ना, 2 महीने, 2.5 महीने का 1.5 महीने बच गए, 2 महीने। तो कुल मिला के मेंस वही पास करता है जिसकी प्रिपरेशन पहले से अच्छी हो। वो पीटी का बाद का जो समय होता है ना, वो केवल होता है रिवीजन का समय, वो क्लासेज का समय नहीं होता। रिवीजन कीजिए, जाके आपको टेस्ट लिखना है, टेस्ट दीजिए, मूल्यांकन कराइए, उस पर काम करना होता है। उसमें अगर आपको क्लास करना पड़ा तो फिर आपके लिए वो परेशानी का कारण बनता है। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमने कहा कि केवल पढ़ने से नहीं होता है, चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करना होता है कि कब क्या करना चाहिए। और वो जो हमने आपको 20 दिन बताया, उस 20 दिन में पढ़ना क्या चाहिए, आपको इतिहास भूगोल नहीं पढ़ना चाहिए उस 20 दिन। आज उस 20 दिन में, यानी पीटी होने के बाद और पीटी के आने का रिजल्ट आने से पहले जो वो 15-20 दिन का समय है, आपको उसमें पढ़ना चाहिए वो चीज जो आपने 5 महीने से पढ़ा नहीं है। आपने क्या नहीं पढ़ा 5 महीने से, आपने एथिक्स नहीं पढ़ा है, रिवाइज कर डालिए, आपके पास नोट्स है, 10 दिन के अंदर उसको रिवाइज कर डालिए, 2 घंटे 3 घंटे देके। वर्ल्ड हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ाई किया है, उसको उस 20 दिन में रिवाइज कर लीजिए। आपने सोशल जस्टिस नहीं पढ़ा है, भारतीय समाज नहीं, मतलब पढ़ा है लेकिन रिवाइज बहुत दिनों से नहीं हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका रिवाइज नहीं हुआ, गवर्नेंस आपका रिवाइज नहीं हुआ। उस 20 दिन में अगर किसी ने एक बार ऑप्शनल पेपर को रिवाइज कर दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स रिवाइज कर लिया, एथिक्स का नोट्स रिवाइज कर लिया, गवर्नेंस का, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और भारतीय समाज, उसको भी फिर मेंस पास करने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी से लेकर अप्रैल तक उसने क्या पढ़ाई किया है, वही भूगोल, इतिहास, यही सब पढ़ा है, जो कंटिन्यू पढ़ ही रहा है वो। तो वो 20 दिन अगर उसने उस पर शिफ्ट कर दिया तो फिर उसको पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए होता है ना कि केवल पढ़ने से नहीं होता है। और हमने क्या कहा कि मार्गदर्शक इसमें बहुत जरूरी होता है कि जो आपको सही दिशा दिखाए। एनर्जी तो आपके पास बहुत है, आप मेहनत भी बहुत करते होंगे, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते होंगे, लेकिन उसका जो आउटपुट एक्चुअल होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ है कि स्ट्रेटजी में फॉल्ट है, जो हमें करना चाहिए जब जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए दिक्कतें हो रही है। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है, हर एक 10 दिन 20 दिन के बाद पढ़ाई के तरीके, आगे क्या रिक्वायरमेंट है, उसको खुद भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हम सही दिशा अपने से जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी होता है ना। तो किया जा सकता है वो, देखो वो होता है क्या ना कि अपनी तैयारी के लेवल को भी देखना होता है। हर एक की, आप में जितने भी लोग हैं सबके तैयारी का लेवल अलग अलग होगा, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी। तो वो अपने हिसाब से जा सकता है कि हाँ अभी से हमें पूरी तरीके से फिली अब पीटी के मोड में आ जाना है, या थोड़ा दिन और पीटी मेंस दोनों को लेकर चले और उसके बाद हम पूरी तरीके से प्रीलिम्स के मोड में आ जाए। सीसैट को भी उपेक्षित नहीं करना है, मैं लास्ट में यही कहूंगा, इसलिए हमने इस प्रोग्राम में सीसैट को बिल्कुल बराबर का वेटेज दिया है।
क्योंकि हमारे लिए सीसेट जो है क्वालिफाइंग नहीं है, आप वो समझिए वो डिस्क्वालिफाइंग है। तो इसलिए हिंदी माध्यम में ये भी होता है कि लोगों को इग्नोर करने की प्रवृत्ति होती है कि यार देख लेंगे, जीएस पर पढ़े हुए हैं और सीसेट को उपेक्षित किए हुए हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आप ये समझिए कि हमारे लिए सीसेट ही जीएस है। गलत मैं बोल रहा हूँ क्या? क्योंकि अगर हम सीसेट पास करेंगे तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा, अगर हमने सीसेट पास नहीं किया तो फिर कोई मतलब रह ही नहीं जाता। तो सीसेट ही हमारे लिए जीएस है, इसलिए इसको बराबर ध्यान में रखने और बराबर इक्वल फोकस देने की जरूरत है। अब अगर जिसका कमजोर है थोड़ा सा, वो सीसेट को लेकर अभी से चले, कि आप सोचेंगे कि हम मई का महीना आएगा उसमें 5 सेट बना लेंगे और सीसेट में बैठ जाएंगे, तो ये तो संभव हो नहीं सकता है। तो इसलिए एक बेहतर स्ट्रेटजी, एक बेहतर मार्गदर्शन, एक बेहतर रणनीति लेकर चलना होता है। तो इस प्रोग्राम में हमने उन्हीं चीजों का ध्यान रखा है। तो 23 तारीख को आप उस कक्षा कार्यक्रम में जुड़िए और उसके बाद देखिए कि उसमें क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से हैं, और जो टेस्ट होगा वो आपको बताया जाएगा। सारे टॉपिक हैं इसमें, कौन कौन टॉपिक का टेस्ट होगा वो बताया जाएगा। फिर टेस्ट का जो है सो हम आपको एनालिसिस भी उसमें देंगे, है ना। देखो, आप भी जब खुद टेस्ट देते हैं ना, तो टेस्ट देना ही पर्याप्त नहीं होता है। मैं ये क्लास में ही बोलता हूँ, उस टेस्ट का विश्लेषण आप खुद से भी कीजिए। अगर आपने टेस्ट दे के उसका एनालिसिस नहीं किया तो फिर आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जहां पर है वहीं रह जाएंगे आप, क्योंकि टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना कि कोई प्रश्न गलत क्यों हुआ, उसके पीछे कारण खोजना जरूरी है। और उसके बाद देखिए कि क्या कुछ टेक्निकल एरर से गलत हो रही है, कुछ नॉलेज बेस्ड से गलत हो रहा है, कुछ फैक्चुअल गलत हो रहा है, किस कारण से प्रश्न गलत हो रहा है। अगर वो कारण पता चला और फिर आप उस कारण पर कार्य करना शुरू करेंगे, यहाँ कुछ नॉलेज लैकनेस के कारण जो है सो प्रश्न गलत हो रहा है, कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण क्वेश्चन गलत हो रहा है, कुछ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के कमी के कारण क्वेश्चन गलत हो रहा है, कुछ फैक्चुअल कमी, डेटा की कमी के कारण क्वेश्चन गलत हो रहा है, या कुछ टेक्निकल एरर, जैसे बी करना था ए लिख कर आ गया, है ना। कई बार होता है ना कि बी सर्किल करना ए हो गया, तो ये सब कैसे दूर होगा? प्रैक्टिस से ही दूर होगा। इन सारे चीजों का विश्लेषण करना और उस पर काम करना, तभी आपका स्कोर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है ना, जब आप 4-5 टेस्ट देते हैं तो हम लोग के पास बराबर फोन आ जाता है कि सर टेस्ट तो दे रहे हैं बट स्कोर नहीं बढ़ रहा है। टेस्ट देने के बाद की जो क्रियाएं हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप कितना डीपली कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। टेस्ट दे के केवल आपने अपना एक तो नहीं होता है कि वो पूरा कर दिया कि हमने जाके दे दिया जी, उससे तो स्कोर नहीं बढ़ना है। स्कोर तो बढ़ना है उस पर काम करने से। अगर राष्ट्रपति का क्वेश्चन आ रहा है और उस पर क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ना कि पढ़ने की जरूरत है या उसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। साइक्लोन पर क्वेश्चन आ रहा है और गलत हो जा रहा है, तो क्यों गलत हो रहा है? जब तक आप उस क्यों पर काम नहीं करेंगे फिर वो क्वेश्चन आएगा, फिर वो गलत होगा आपका। तो बहुत जरूरी है कि आप उन चीजों को कीजिए। क्लियर है? जब भी आप बियॉन्ड भी हमारे यहाँ से बाहर भी आप टेस्ट दें, तब भी आप टेस्ट का एनालिसिस जरूर कीजिए। तो टेस्ट देने के बाद घर पे आइए, आंसर शीट मिला, उसका एनालिसिस कीजिए कि हमारा गलत क्यों हुआ और उसके लिए अब हमें क्या करना होगा। नॉलेज बढ़ाना होगा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बढ़ाना होगा, क्या करना होगा, उस पर काम करेंगे। 4-5 टेस्ट के बाद आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलिए 23 तारीख को, उसमें आपको बताया जाएगा कि पॉलिटी का टेस्ट कैसे होगा और किस तरीके से होगा और किस तरीके से आप रिवाइज करेंगे, सारा अप्रोच आपको बताया जाएगा। सीसेट का भी है वो प्रोग्राम है, तो सीसेट का भी टेस्ट कैसे होगा, किस किस टॉपिक का होगा, कैसे होगा, उसमें है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको मिलेगा। और दूसरा, अगर फर्दर कुछ चेंज होता है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं। जब भी कभी भूगोल का होगा तो हम आपके साथ रहेंगे उसमें, PYQS में, तो वहां हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऑनलाइन है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है।